और हेडलाइंस के बाद चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने संसद में बयान दिया है कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी बनने वाली है। असल में अजय भट्ट संसद में उत्तराखंड की रेल लाइनों को लेकर सवाल पूछ रहे थे। पहले भट्ट ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन, फिर टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर सवाल पूछा। इसी दौरान भट्ट ने रामनगर चौखुटिया गैरसैंण रेल लाइन को लेकर भी सवाल पूछा और संसद में कहा है कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी बनने वाली है, इस वजह से यहां रेल लाइन का काम जल्द शुरू होना चाहिए। से बागेश्वर रेल लाइन, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि ये रेल लाइन इसकी फिजिबिलिटी नहीं पाई गई, इसलिए इसमें दोबारा से सर्वे हो रहा है। तो मेरा ये प्रश्न है कि सर्वेक्षण पूर्ण करने की कोई समय सीमा टनकपुर बागेश्वर में रखी गई है? और दूसरा, रामनगर चौखुटिया गैरसैंण हमारी राजधानी बनने वाली है, इसके बारे में भी सरकार की तरफ से उत्तर आया है कि हमारा सर्वे इसका पूरा हो गया है। यदि सर्वे पूरा हो गया है तो उस पर कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा? वहीं अजय भट्ट के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस ने अजय भट्ट पर जनता को बरगलाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि गैरसैंण पर उनकी सरकार बड़ा फैसला जरूर लेगी। देखिए, अजय भट्ट जी जनता को ठगने का काम न करें। आप प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपने अपने घोषणा पत्र में 2017 वाले में भी स्पष्ट कहा था कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। अब जब वहाँ ढांचागत व्यवस्था होने के बावजूद भी आप बजट सत्र तक तो नहीं कर पा रहे हैं, आप राजधानी की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बार गैरसैंण में हमारे विधानमंडल दल की बैठक में चर्चा हुई थी और गैरसैंण पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है और सरकार लेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आपको ध्यान में होगा कि समय समय पर जब अजय भट्ट जी यहाँ पर अध्यक्ष थे तो उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात की है। और चारधाम के 51 मंदिरों वाले देवस्थानम बोर्ड का ऐलान जल्द होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने नई मांग सामने रख दी है। कांग्रेस ने राम मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड में दलित सदस्यों को जगह देने की मांग की है और बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 51 मंदिरों की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार देवस्थानम बोर्ड बना रही है, पर बोर्ड की घोषणा से पहले कांग्रेस ने दलित कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नए अध्यक्ष राजकुमार ने राम मंदिर ट्रस्ट के तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड में भी दलितों को जगह देने की मांग की है। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि इसमें दलितों को भी जगह स्थान दिया जाए, जिससे कि भेदभाव मिटे और ट्रस्ट का काम बहुत तेजी से चले और जितनी ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं और देव भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो और तेजी से बढ़ पाएगा। कांग्रेस देवस्थानम बोर्ड में दलित सदस्य को जगह दिलाकर दलित वोट को अपने पक्ष में करना चाहती है, तो वहीं सियासत को समझते हुए बीजेपी ने भी कांग्रेस की इस मांग का समर्थन किया है। हमारे जो बाजगी होते थे, जो दास समुदाय के होते थे, वो वहाँ पर अपना नौबत बजाते थे और तब हमारी पूजा अर्चना शुरू होती थी। मेरा कहना है कि पुनः तमाम देवस्थान बोर्ड के अंतर्गत जितने भी मंदिर हैं उनमें हमारे बाजीगरों को स्थान मिलना चाहिए, उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए और उन्हीं में से कोई व्यक्ति देवस्थान बोर्ड में नियुक्त किया जाना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड चारधाम के लिए सरकार का बड़ा कदम है और बोर्ड में दलित सदस्य होगा या नहीं, ये फैसला सरकार को ही करना है। पर दलितों के सम्मान के लिए कांग्रेस ने भले ही राम मंदिर ट्रस्ट की आड़ ली हो, पर नजर 2022 पर है और ऐन वक्त पर बीजेपी भी दलित वोटर को नाराज करने के मूड में नहीं दिखती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। खबर हरिद्वार से है, जहां गुरुकुल महाविद्यालय में दो पक्षों में वर्चस्व की जंग जारी है। एक पक्ष ने कार्यालय का ताला तोड़कर कार्यालय पर कब्जा जमा लिया है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने विधायक स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में महाविद्यालय पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान विधायक समर्थकों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। विधायक स्वामी यतीश्वरानंद का आरोप है कि मदन कौशिक का संरक्षण मिलने पर ही दूसरे पक्ष के लोगों ने कार्यालय पर कब्जा किया है। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि स्वामी यतीश्वरानंद को 2018 में संस्था विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया गया था। हरिद्वार में आर्य समाज की जिस संस्था में यह विवाद चल रहा है, उसके पदाधिकारियों में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी उप प्रधान के पद पर हैं। मुझे पता लगा दिल्ली में, मैं तुरंत वहां से चला और ये मेरा संकल्प है हमारे सारे साथियों का और पूरे आर्य समाज का।
कितना भी हमें संघर्ष बलिदान भी क्यों न करना पड़े, हम सस्ता गलत हाथ में भूमाफिया होंगे और कितना भी बड़ा राजनीतिक आदमी इनके पीछे खड़े हो, हम इस संस्था को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये अपनी विधायकी का रसूख का गलत फायदा उठा के या गलत तरह से अवैध और अनधिकृत बाहर के सारे शराबी लोगों को लेके यहाँ पे कब्जा करने की नीयत से आए हुए हैं। तो इनसे आप लोगों से भी निवेदन है और प्रशासन से भी निवेदन है, इस तरह के गलत समाज विरोधी तत्वों को बाहर निकालना चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे ई रिक्शा संचालकों से मिलने पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे। ई रिक्शा संचालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। हरीश रावत ने मामले में बीच बचाव का रास्ता निकालने की बात कही है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ई रिक्शा संचालकों की लड़ाई लड़ेगी। बता दें, पिछले कई दिनों से रूट फिक्स होने के बाद ई रिक्शा संचालकों की कमाई नहीं हो पा रही थी और इस वजह से वो परेड ग्राउंड पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनके साथ खड़ी है और अभी मैंने एक दो अधिकारियों से बातचीत की है। वो इन रास्ता निकलना चाहिए, इनकी आजीविका भी बनी रहनी चाहिए और यदि कोई प्रॉब्लम जो है प्रशासन को है तो वो प्रॉब्लम भी उसको भी सुलटाने का रास्ता निकाला जा सकता है। और मैंने इनके अध्यक्ष जी से उनसे कहा है वो अधिकारियों से मिल लें कुछ लोगों से और मैं फिर उसके बाद फिर से भी बात करूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के टिहरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भगत ने कहा है कि 2022 में मेरा फोकस है और 57 को क्रॉस करना टारगेट है। भगत ने कहा है कि टीम की घोषणा के बाद अप्रैल तक बूथ स्तर पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाएगी। 57 को क्रॉस करना मेरा टारगेट है। अगर मैंने 57 क्रॉस नहीं किया तो फिर मैं क्यों बना? तो कहीं ना कहीं कोई नई ऊर्जा के साथ लोगों को खड़ा करके 57 को क्रॉस करना है, ये मेरा टारगेट है। उसके लिए मैंने अप्रैल माह से कार्यक्रम दिए। उधर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए अल्मोड़ा के मुख्य शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनीताल जेल भेज दिया गया है। आज विजिलेंस की टीम ने आरोपी जगमोहन सोनी को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। शिक्षक नंदन सिंह परिहार ने विजिलेंस को 28 जनवरी को शिकायत दी थी कि सोनी उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं और विजिलेंस ने जाल बिछाकर सोनी को गिरफ्तार किया। और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस के नारे के बीच त्रिवेंद्र सरकार को मार्च में 3 साल पूरे हो रहे हैं। इन 3 सालों में सूबे की विजिलेंस विंग बेहद एक्टिव रही और लगातार जाल बिछाकर भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया। अल्मोड़ा के चीफ एजुकेशन ऑफिसर जगमोहन सोनी 15,000 की घूस लेते हुए विजिलेंस के हाथों धरे गए। जगमोहन सोनी ऐसे 34वें सरकारी सेवक थे जो पिछले 3 सालों में घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिए गए। जगमोहन सोनी समेत 6 गजेटेड अफसरों को पिछले 3 सालों में त्रिवेंद्र सरकार सलाखों के पीछे भेज चुकी है। 2017 में 2 अफसरों समेत 11 लोग घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए। 2018 में 1 अफसर समेत 11 लोग घूस लेते पकड़े गए। 2019 में 2 अफसरों समेत 8 लोग पकड़े गए, जबकि इस साल अभी तक 1 अफसर समेत 4 लोग रंगे हाथ धरे गए हैं। घूस लेने की कोई शिकायत आ रही है या कोई भी अन्य विभागीय कोई भी शिकायत आ रही है तो उसकी शिकायत हमको प्राप्त हो रही है और उसमें उसको वेरीफाई करने के बाद कार्रवाई के लिए सतत कार्रवाई की जा रही है। जगमोहन सोनी पर साल भर पहले भी ऐसा ही दाग लगा था, लेकिन तब विधायकों के दबाव में उन्हें रोक दिया गया। मुझे लगता है किसी कार्यक्रम में उनकी शिकायत हुई थी, तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और उनको एक अच्छे शिक्षा अधिकारी के तौर पर 1-2 दिन पहले ही पुरस्कृत भी किया गया था। तो उसी के जो पुरस्कार उनको मिला था अच्छे काम करने का, उस वजह से वो 1 साल से वहीं थे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के करप्ट कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा को भी विजिलेंस ने ही सलाखों के पीछे भेजा था और अब विजिलेंस का निशाना बड़ी मछली IFS किशन चंद है, जिन पर आय से ज्यादा संपत्ति के साथ कई घोटालों के भी गंभीर आरोप हैं। कुल मिलाकर विजिलेंस लगातार एक्शन में है। सुनील नौ प्रभात, न्यूज 18 देहरादून। खबर चमोली से है, जहां एक घायल को देहरादून तक पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली और इसके बाद परिजनों ने 2 लाख रुपए खर्च करके हेलीकॉप्टर से घायल को देहरादून भेजा। कहा जा रहा है कि घर के पास ही प्रदीप नाम का युवक जख्मी हो गया। पहले जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई। उसके बाद देहरादून रेफर किया गया। स्थानीय विधायक और प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिलने पर उसे हेलीकॉप्टर से देहरादून भेजा गया। सुबह हम वहाँ ले गए घाट में स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ से इन्होंने रेफर किया, अभी यहाँ से रेफर किया। खुद मैंने अपने घर से 2 चेक उठा के अभी 2 लाख में पेमेंट कर रहे हैं। सरकार के सारे विधायकों नेतागणों को सबको फोन किया, किसी का कोई जवाब नहीं है। और इसी बीच चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास चट्टान दरकने से ये बंद हुआ। मलबे की चपेट में आने से 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक ट्रक समेत 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो ये तस्वीरें न्यूज 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, हाईवे बंद हुआ, नंदप्रयाग के पास चट्टान दरकने से यह हादसा हुआ है और मलबे की चपेट में आने से 3 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक ट्रक समेत 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसी जानी नुकसान की खबर नहीं, लेकिन माली नुकसान हुआ क्योंकि 3 मकान जो है क्षतिग्रस्त हुए और ये वाहन जो क्षतिग्रस्त हुए उनकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो पहाड़ी राज्यों में खासतौर से इस तरह की दिक्कतें होती हैं और पिछले दिनों बर्फबारी और बारिश की वजह से भी किस तरह की स्थिति थी, क्या तस्वीरें आई थी, वो भी हमने आपको दिखाई। कई जगहों पर बहुत से मोटर मार्ग, बहुत सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो गए। तो ये भूस्खलन की तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं। पहाड़ी दरअसल दरकी, उसके बाद देखिए तस्वीरें और आप देख सकते हैं कि कुछ एक सेकंड का फासला अमूमन हुआ करता है अगर आपका वाहन वहां से गुजर रहा है। आप खुशकिस्मत हैं कि अगर आप बच जाए, नहीं तो देखिए ट्रक की हालत आपने देखी है किस तरह से जो है बिल्कुल ही परखच्चे उसके उड़ते हैं। प्रभात पुरोहित हमारे सहयोगी जुड़े। प्रभात, अभी की क्या स्थिति है? जीनत, आपको बताना चाहूंगा, एक बार फिर से ऑल वेदर निर्माण का कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं की जो है मनमानी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। नंदप्रयाग जो बद्रीनाथ हाईवे नंदप्रयाग के पास चट्टान दरकने के चलते ये पिछले 2 घंटों से बाधित पड़ा है और जो चट्टानी मलबा आने के चलते इसमें जो है 3 मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और जो पास ही वाहन खड़े थे, जो एक ट्रक है, एक कार और इसके अलावा एक मशीन है, तीनों पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। तो क्या हम इसे आप स्पष्ट कीजिएगा, ये प्राकृतिक तौर पर नहीं, ये वहां पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो अमूमन अगर निर्माण कार्य अगर हो रहा था तो क्या वहां पर कोई नोटिस बोर्ड नहीं था कि इस तरह से पहाड़ दरक सकते? क्योंकि सेंसिटिव जगह है, ये जानी नुकसान होगा सीधा अगर होगा तो। फिर निश्चित ही जीना, जिस तरीके से ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य में जो कार्यदायी संस्था है इसके द्वारा लगातार जो है यहाँ पर मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है, जिसके चलते लोग कई बार घंटों जाम में फंसते और अचानक से चट्टानों के टूटने के जो खामियाजा एक बार फिर से जो है यहाँ पर झेलने को पड़ा है। आज से 3 दिन पहले भी जो है इसी स्थान पर जो है चट्टान टूटने से चलते जो है जहाँ बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से जो है 12 घंटे बाधित रहा था, आज फिर एक बार फिर से जो है बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है, जिससे जो चट्टानी मलबा आया है इसमें जो है 3 जो मकान है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हो। इसके अलावा जो विद्युत लाइन यहाँ पर जो यहाँ से जोशीमठ और दसोली के अलावा जिला मुख्यालय में जो विद्युत लाइन थी वो ये लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। ऑल वेदर रोड का निर्माण चल रहा है और वहां पर जो है नहीं इस बात का ध्यान दिया जा रहा कि लोगों को नुकसान ना हो, इस तरह से बोर्ड लगाया जाए या फिर कुछ कर्मचारी तैनात किए जाए। और ये लापरवाही की तस्वीरें और उसके बाद हुए नुकसान के हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देहरादून में एक दूल्हा शादी में घोटाला कर रहा था और उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ तलाकशुदा और विधवा महिलाएं होती थी। कई लोगों को शिकार बना चुका था ये और ऑनलाइन इस तरह की ठगी करता था। देखिए। देहरादून पुलिस ने दिल्ली के एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है जो शादी के नाम पर बड़ी धोखेबाजी कर रहा था। आरोपी खुद को स्टील कंपनी का मैनेजर बताता और विधवा तलाकशुदा महिलाओं को अपनी बातों में फंसाकर मोटी रकम लेकर रफू चक्कर हो जाता। इसका पूरा धंधा मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए चलता था और अब तक कई महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। सब मोटिव कुछ नहीं था। पहले वाला ठीक है, मैं मानता हूँ, पहले वाला मेरी क्या नाम है मैंने किया था, ठीक है। सेकंड वाले में ठीक हम मिले शादी में, वो शादी के पर्पज़ से ही थे और लिए मैंने पैसे। मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा, बट मैंने लौटाने के लिए लिए थे। शादी के इस पूरे घोटाले का खुलासा तब हुआ जब हाल में देहरादून की एक युवती ने शारीरिक शोषण और ठगी का केस दर्ज कराया। मनीष ने युवती से 50 लाख रुपए मांगे थे और 10 लाख युवती ने दे भी दिए थे। और फिर जब छानबीन शुरू हुई तो आरोपी मनीष के कई काले कारनामे सामने आ गए। आपराधिक इतिहास जानने से पता चला कि ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है और पहले भी जो है इन्होंने इनके खिलाफ अशोक विहार थाना दिल्ली में जो है मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। उसमें भी जो इनका मेन टारगेट रहता है, जो इससे पूछताछ में भी पता चला कि इस तरह के मैट्रिमोनियल साइट्स में ये ऐड डालते हैं और स्पेशली जो डिवोर्सी या विडो महिलाएं हैं उनको टारगेट करते हैं। शातिर अपराधी मनीष दोबारा शादी की चाहत रखने वाली तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को ही अपना निशाना बनाता था और दून के साथ साथ दिल्ली में भी ऐसे कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। देहरादून से किशोर रावत, न्यूज़ 18। ऋषिकेश में कोरोना वायरस से ग्रसित होने की आशंका की वजह से एक लड़के की बात करेंगे। एम्स में अपना चेकअप कराने गया। डॉक्टर रूटीन चेकअप के बाद लड़के को घर भेज चुके, जबकि उसके सैंपल को पुणे की लैब में भेजा गया। बता दें कि चीन के जिनजियांग से ये लड़का 24 जनवरी को भारत आया था।
और इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से, यहां बोर्डिंग स्कूल में गैंगरेप के मामले में हाल ही में सजा का ऐलान किया गया। अगस्त 2018 में ये मामला सामने आया था, जिसके बाद स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब खुलासा ये हुआ है कि स्कूल की मान्यता नवंबर में ही बहाल कर दी गई थी और कोर्ट के फैसले से पहले मान्यता बहाल करने पर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने 3 फरवरी को नाबालिग से गैंगरेप में स्कूल प्रबंधक के सदस्यों को भी सजा सुनाई है, प्रिंसिपल को भी। और देखिए कितना बड़ा स्कैंडल है, और बिना मिलीभगत के संभव ही नहीं हो सकता कि मान्यता रद्द है, कोर्ट फैसला देने वाला है, लेकिन आप पहले से ही उसकी मान्यता जो रद्द थी आप उसे वापस बहाल कर दे, कोर्ट के फैसले का इंतजार भी ना करें। किस तरह की ये बड़ी लापरवाही है, ये देखिए। अभी हाल ही में 3 तारीख को फैसला आता है, जिसमें कई लोगों को 9-9 साल की सजा होती है। एक जो मुख्य आरोपी था उसे 20 साल की सजा का ऐलान भी होता है। अगस्त 2018 में मामला सामने आया था, स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई और बिना कोर्ट के फैसले का इंतजार किए मान्यता बहाल कर दी गई। तो क्या ये बिना किसी हमें कहें कि सेटिंग के, बिना किसी मिलीभगत के संभव है? अब इस बात की जांच भी उतनी ही जरूरी है कि मान्यता बहाल किस आधार पर की गई।